सभी विद्यार्थियों का मैं आशीष पाठक नेशनल इंटर कॉलेज तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी से पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इसके पूर्व कक्षा में जब हम आप सम्मुख थे तो हम लोगों ने विद्युत धारा अध्याय को प्रारंभ किया था और विद्युत धारा अध्याय के प्रथम कक्षा में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं को, परिभाषाओं को जाना, समझा, जिनमें हम लोगों ने सबसे पहले विद्युत धारा की सामान्य और व्यापक परिभाषा को जाना और फिर उसके उपरांत हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण ओम के नियम को जाना और उसी के साथ साथ हम लोगों ने प्रतिरोधकता और धारा घनत्व जैसे प्रकरणों को भी समझा और जाना। और आज की ये कक्षा इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए निश्चित रूप से हमेशा की तरह महत्वपूर्ण है और आज हम उसी क्रम में थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कुछ और नए शीर्षकों से परिचित होंगे, कुछ और नए प्रकरणों से हम आप मिलकर चर्चा करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे उसके बारे में। तो आइए देखते हैं कि हम लोग आज किन शीर्षकों पर चर्चा करने वाले हैं। आज की इस कक्षा में हम लोग आपके साथ किन बिंदुओं पर, किन शीर्षकों पर हम लोग चर्चा करेंगे, उससे हम परिचित हो लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो आज की कक्षा में हम पहला शीर्षक लेने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉनों का अपवाह एवं प्रतिरोधकता का उद्गम। इसके बारे में हम जानकारी करेंगे और उसी के साथ साथ हम इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग और विश्रांत काल की परिभाषा को भी अलग से जान लेंगे, स्पष्ट रूप से समझ लेंगे। इसके साथ गतिशीलता के बारे में हम लोग जानेंगे, चर्चा करेंगे और जो ओम का नियम हमने इसके पूर्व की कक्षा में जाना है, समझा है, उस ओम की नियम की जो सीमाएं हैं उनके बारे में आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, उनको जानेंगे। इसी के साथ साथ आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य भी होगा, आप विद्यार्थी घर पर कुछ अभ्यास कार्य कर पाए, ये भी आज की कक्षा में हम लोग अंत में आपके साथ चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से आज हम शुरू करेंगे, जो आज का विषय है वो सबसे पहला शीर्षक जो हमने आपको बताया है उसी से शुरू करेंगे और वो आज का शीर्षक है इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग एवं प्रतिरोधकता का उद्गम। तो विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत समझने का ये विषय है। आप देखें, हम लोगों ने जब गत कक्षा में अध्ययन किया था तो वहां मैंने आपको बताया था कि ठोस जो होते हैं उनमें चालन का कार्य, आवेशवाहक का कार्य जो है मुख्यतः इलेक्ट्रॉन किया करते हैं और अगर विद्युत क्षेत्र उपस्थित न हो तो तापीय गति करते हुए ये इलेक्ट्रॉन आयनों से संघट्ट करते हैं। और उसी के आगे से हम यहां अगर चर्चा शुरू करें एक बार फिर से, तो आप देखेंगे जब ये इलेक्ट्रॉन किसी भारी आयन से संघट्ट करते हैं तो होता क्या है। संघट्ट करने के बाद उनकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं आता, ध्यान देंगे, उनकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन उनके वेग की जो दिशा होती है वो यादृच्छिक हो जाती है, रैंडम हो जाती है, यानी कि वो किसी भी दिशा में चले जाते हैं। और इस प्रकार से अगर हम सोचें, विचार करें, ध्यान दें कि अगर इलेक्ट्रॉन चाल नहीं बदल रहा है लेकिन उनके वेग की दिशा यादृच्छिक हो रहे हैं, तो इस प्रकार से जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों का अगर औसत वेग पर हम विचार करें तो हमको मिलता क्या है, इस पर हमको देखना है। मान लीजिए किसी एक ऐसे इलेक्ट्रॉन का वेग vi है, एक ऐसे जिस इलेक्ट्रॉन जो मैं बात कर रहा हूं उसका वेग क्या है, vi है, और इस तरीके के उसमें 1 2 3 इस तरीके से कैपिटल N तक हमारे पास हमने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो जो इनका औसत वेग होगा वो होगा सिग्मा i 1 to n और ये vi, और इसकी जो वैल्यू होगी, ये औसत हमने ले लिया 1/n कर दिया क्योंकि ये n नंबर्स में हमने लिया है, ये 0 होगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि यादृच्छिक इनकी दिशा होगी, इनकी यादृच्छिक दिशा होगी, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, तो जब उनका हम औसत निकालेंगे, जब उनका एवरेज हम निकालेंगे तो वो हमको 0 प्राप्त होगा। ये तो बात तब थी जब
बिना विद्युत क्षेत्र के चालक के अंदर तापीय गति हो रही थी और इलेक्ट्रॉनों की तापीय गति में हमको उनका औसत वेग 0 प्राप्त हुआ। अब हम कल्पना करें, हम मानते हैं कि वो चालक एक विद्युत क्षेत्र में रख दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ई विद्युत क्षेत्र में अगर चालक हो तो क्या होगा। आप यहां पर फर्स्ट लेसन की तरफ अगर अपना दिमाग ले जाएंगे तो आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र में आएगा तो बल की अनुभूति करेगा और इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान है तो निश्चित रूप से एक त्वरण इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होगा और वो जो त्वरण होगा स्मॉल ए से अगर हम उसको दिखाएं तो वो होगा माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम। अब यहां देखें स्मॉल ए तो त्वरण है, स्मॉल ई ये मान है इलेक्ट्रॉन के आवेश का। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है इसलिए माइनस ई, कैपिटल ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र बताता है और स्मॉल एम क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अर्थात उस इलेक्ट्रॉन में जो चालक के अंदर गतिमान थे अब ये त्वरण उनके पास आ जाता है। अब हम यहां पर हम कल्पना करते हैं, किसी टी समय की बात करते हैं, किसी टी समय पर हम चर्चा करते हैं कि किसी दिए हुए टी समय में अगर हम चर्चा करें और फिर से उसी ith इलेक्ट्रॉन की बात करें, ith इलेक्ट्रॉन जिसकी चर्चा हमने यहां जिसको हमने vi वेग बताया था उसी की बात करें, ये टी समय के पूर्व कुछ समय अल्प समय पूर्व अपना अंतिम संघट्ट करेगा, क्योंकि मैंने बताया लगातार वो संघट्ट हो रहे हैं। तो टी समय से कुछ समय पूर्व वो अपना अंतिम संघट्ट करेगा और हमने माना कि अंतिम संघट्ट जब वो करता है उसके बाद वो ti समय व्यतीत करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन हम टीवें समय की बात कर रहे हैं, हम टी समय की बात कर रहे हैं, स्मॉल टी समय की बात कर रहे हैं और हमने बताया आपको कि ये जो ith इलेक्ट्रॉन है जिसका वेग vi वेक्टर से हमने प्रदर्शित किया है, ये अंतिम संघट्ट करने के बाद ti समय मान लिया हमने व्यतीत करता है। और इस तरीके से जब टी समय पर उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, उसका अंतिम वेग हो जाता है vi, उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है vi। तो ये vi कैसे हम प्राप्त करेंगे, अंतिम वेग उसका टी समय पर vi है, ti समय है उसके पास है और इस अवधि में वो किस त्वरण से त्वरित हो रहा है, a त्वरण से त्वरित हो रहा है। तो गति का प्रथम समीकरण जो हम सबको पता है v बराबर u प्लस at, अगर उसको हम यहां पर अप्लाई करें तो ये vi हमारे पास हो जाएगा vi प्लस a ti। अब यहां आप ध्यान दें, ये vi बराबर vi हमने a का मान अगर यहां रख दें तो माइनस स्मॉल ई वेक्टर ई अपॉन एम ti ये हमारे पास हो जाएगा। अर्थात ये हमारे पास टी समय पर अंतिम वेग vi होगा। अब यहां देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन का हमने अंतिम वेग यहां टी समय पर बताया है ये हमने यहां पर प्राप्त कर लिया, इसमें त्वरण भी हमने यहां पर लिख दिया। अब आप देखें कि इस तरीके से अगर हम सारे इलेक्ट्रॉनों का टी समय पर औसत वेग जानना चाहें तो वो इस कैपिटल vi का औसत होगा, कैपिटल vi का औसत होगा सारे इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग। तो अब हम यहां पर अगर देखें तो vi औसत किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा स्मॉल vi औसत, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई वेक्टर अपॉन स्मॉल एम और ti औसत। अब यहां ध्यान दीजिए, हमको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ये जो स्मॉल vi औसत है, आप देखिए विद्यार्थियों यहां पर हमने आपको बताया है ये शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, क्योंकि संघट्ट के उपरांत चाल नहीं बदलती है लेकिन उसकी दिशा यादृच्छिक हो जाती है, इस कारण से ये तो शून्य हो जाएगा। हमने यहां पर देख लिया है ये शून्य हो जाएगा। अब बात करते हैं ये जो ti औसत है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए जो इलेक्ट्रॉन संघट्ट कर रहे होते हैं इनके संघट्ट में लगा हुआ समय समान नहीं होता है। क्रमिक संघट्ट जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों के, ऐसा नहीं होगा कि दो इलेक्ट्रॉन लगातार क्रमिक संघट्ट करें और सभी इलेक्ट्रॉनों के इस प्रकार के क्रमिक संघट्ट में लगा हुआ समय समान हो। कुछ में ज्यादा हो सकता है, कुछ में कम हो सकता है। तो यहां पर
हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके के जितने संघट्ट में लगे समय हैं उन सब का औसत अगर टाउ से प्रदर्शित किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन टाउ से कम समय व्यतीत करेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन टाउ से अधिक समय व्यतीत करेंगे। अगर हम इसमें i बराबर 1 2 3 4 इस तरीके से n तक पुट करते जाएं तो कुछ के लिए ti का मान टाउ से अधिक होगा और कुछ के लिए ti का मान टाउ से कम होगा। ये आपको समझना है। तो कहने का अर्थ यह है, और यही टाउ, ये जो संघट्ट में लगे समयों का औसत है, इसी को हम विश्रांति काल नाम देते हैं, जिसके बारे में मैं अलग से आपको अभी इसका विधिवत तरीके से इसकी परिभाषा अलग से बताऊंगा। तो यहां पर ये जो समीकरण इसका स्वरूप किस तरीके से हो जाता है, VI औसत बराबर 0 हो गया माइनस EE बाई m टाउ। और ये जो हमारा VI औसत है, यहां यही ध्यान देना है, इसका अर्थ यह है कि ये इलेक्ट्रॉनों के वेग का औसत जो निकला हमारे पास इस त्वरण के जरिए जो आरोपित निकल रहे हैं, इसको हम औसत वेग को VD से प्रदर्शित कर देते हैं। ये VD जो है यही इक्विवेलेंट होता है VI औसत के, और इसी को हम कहते हैं अपवाह वेग। ये घटना या ये परिघटना अपवाह की कहलाती है, और ये जो VD है ये कहलाता है अपवाह वेग कहलाता है। तो हमने अपवाह वेग जान लिया क्या होता है, अपवाह जान लिया क्या होता है, और यहां पर VD जो हमको प्राप्त हुआ वो VD का मान आप यहां दोबारा मैं लिख दो, VD बराबर माइनस EE अपॉन m टाउ। यहां पर आप देखेंगे टाउ विश्रांति काल है, संघट्ट में लगा हुआ औसत समय है, और ये हमारे पास औसत वेग है जो निकला है हमारे पास, जिसको हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा है, अपवाह वेग कहा है, और ये परिघटना अपवाह की कहलाती है। अब इस अपवाह परिघटना के कारण होगा क्या? तो विद्यार्थियों, जो ये अंतिम परिणाम आपके समक्ष है, ये आपको थोड़ा सा सरप्राइज कर रहा होगा, आश्चर्यचकित कर रहा होगा कि यद्यपि इलेक्ट्रॉन त्वरित हैं तथापि एक औसत वेग से गतिमान है, और जो कि समय से मुक्त है, जो समय पर निर्भर नहीं करता। यही घटना अपवाह की है, और VD जैसा मैंने कहा ये अपवाह वेग है। अब हम ये जो अपवाह की घटना आपसे बता रहे थे, इस अपवाह की घटना के कारण, इस अपवाह की घटना के कारण जो चित्र में हम देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र E जो सदिश E से प्रदर्शित किया गया है, इसके लंबवत किसी क्षेत्र से होकर नेट आवेशों का नेट परिवहन होगा। इसी वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E से दिखाया, इसके लंबवत किसी क्षेत्र से होकर आवेशों का नेट परिवहन होगा। अब आप देखें कि चालक के अंदर, जो चालक आपको प्रदर्शित है, इस चालक के अंदर एक समतलीय क्षेत्र A को हम ले, उस पर विचार करें। A आपको प्रदर्शित किया गया है। A पर अगर हम विचार करें, और A इस प्रकार लिया गया है कि A पर खींचा गया अभिलंब सदिश E की दिशा के समांतर हो। तो अगर आप देखें अपवाह की घटना के कारण, ड्रिफ्ट के कारण, अपवाह की घटना के कारण एक अत्यंत अल्प समय लिया जाए डेल्टा T। इस डेल्टा T अत्यल्प समय में जो भी क्षेत्र कैपिटल A के बाईं ओर इलेक्ट्रॉन होंगे वो मॉड VD डेल्टा T दूरी तय कर चुके होंगे। ये हमारे पास परिमाण है अपवाह वेग का, और ये समय इतनी दूरी जो भी A के बाईं ओर इलेक्ट्रॉन होंगे वो तय कर चुके होंगे, पार कर चुके होंगे। अब अगर इस चालक के इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो, तो ऐसे कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिन्होंने इतनी दूरी तय की होगी? वो निश्चित रूप से हो जाएंगे n a मॉड VD डेल्टा T। ये इतने इलेक्ट्रॉन होंगे जिन्होंने ये दूरी पार कर ली होगी। और आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितना आवेश वहन करता है? बिल्कुल ठीक, माइनस E। तो कुल आवेश जो परिवहित हुआ होगा वो हो जाएगा माइनस NEA मॉड VD डेल्टा T। यह वो आवेश है जो A के दाईं ओर परिवहित हुआ होगा डेल्टा T समय में। अब आप एक चीज देखें कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र
ई है उसकी दिशा आप देख रहे हैं बाईं ओर है। तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश देखना चाहें कि कितना आवेश परिवहित हो रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, इसका ऋणात्मक हो जाएगा, अर्थात NEA मॉड VD डेल्टा T हो जाएगा। ये क्षेत्र के अनुदिश परिवहित आवेश हो जाएगा। अब आप एक चीज और देखें, कैपिटल A क्षेत्र से होकर अगर हम विद्युत धारा की परिभाषा में वापस जाएं, पिछले व्याख्यान की तरफ विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, अगर हम विद्युत धारा की परिभाषा पर ध्यान दें तो कैपिटल A क्षेत्र से होकर डेल्टा T जो अत्यल्प समय है, इस अत्यल्प समय में जो परिवहित आवेश होगा, गुजरा हुआ आवेश होगा, पार करने वाला आवेश होगा, वो होगा I डेल्टा T। और यही I डेल्टा T इसके बराबर होगा, यानी कि I डेल्टा T बराबर हो जाएगा NEA मॉड VD डेल्टा T के। अब यहां पर मॉड VD, यहां से VD का मान यहां पर रख दें, परिमाण रखना है तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां से ध्यान से देखें, I डेल्टा T बराबर NEA, हम यहां इसका मान रख रहे हैं स्मॉल e कैपिटल E, ये भी मॉड आ जाएगा अपॉन M टाउ डेल्टा T। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमको मिलेगा I डेल्टा T बराबर NE स्क्वायर A अपॉन M टाउ डेल्टा T मॉड ऑफ वेक्टर E, ये हमको प्राप्त हो गया। अब आप विद्यार्थियों यहाँ अगर ध्यान से थोड़ा सा देखें, ये हमारे पास टाउ है, ये जिसको हमने विश्रांति काल कहा था। अब यहाँ से एक चीज और आप ध्यान से देखें, हमने जब पिछले व्याख्यान में देखा तो धारा घनत्व के बारे में जाना था। धारा घनत्व क्या था, आपको पता था कि जो धारा घनत्व सदिश होता है इसका मान I अपॉन A के बराबर होता है। यहाँ से हमको पता था I बराबर मॉड ऑफ J A के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पर I हम कैपिटल से शुरू करते हैं I बराबर, तो अब यहाँ देखें अगर हम इस तरीके से इसका मान यहाँ पर रखें तो हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर आप देखें तो हमको ये मिल जाएगा I की जगह हम ये मान रखते हैं तो J मॉड ऑफ J A डेल्टा T बराबर NE स्क्वायर A अपॉन M टाउ डेल्टा T और मॉड ऑफ वेक्टर E, ये हमको मिल गया यहाँ पर। अब यहाँ से हम आप देख सकते हैं कि J का जो हमको मिला, मॉड ऑफ J क्या मिल गया, NE स्क्वायर अपॉन M टाउ और मॉड ऑफ वेक्टर E, यहाँ हमको ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ से आप देखें कि चूंकि हमको पता है कि J की दिशा भी वेक्टर E की दिशा होती है, इसलिए इसको सदिश रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर J यानी कि सदिश धारा घनत्व के रूप में लिख दिया NE स्क्वायर टाउ अपॉन M और सदिश E, ये हमको एक संबंध मिल गया। थोड़ा सा और ध्यान लगाइए, बिल्कुल ठीक आपका ध्यान यहाँ जा रहा है, चालकता की बात कर रहे हैं। तो अगर चालकता से तादाद स्थापित करें तो हमको एक संबंध पता है, वेक्टर J इक्वल टू सिग्मा E। अगर हम इस समीकरण 4 और इस 5 की तुलना करें तो हमको चालकता पता चल जाती है NE स्क्वायर टाउ बाई M, और तब हमको पता चल जाता है कि ये जो 4 संबंध है, समीकरण 4 है, ये ओम के नियम की ही प्रतिकृति है। तो हम ये कह सकते हैं, हम यहाँ से ये चीज स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अगर विद्युत चालकता का एक बहुत सरल रूप में अगर हम चित्रण करें तो ओम के नियम की प्रतिकृति हमको प्राप्त हो जाती है, दिखाई देती है। यहाँ एक बात जरूर है कि हमने स्मॉल n और टाउ को क्या किया है, E से, कैपिटल E जो वैद्युत क्षेत्र का मान है, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर का, उससे स्वतंत्र स्थिरांक के रूप में लिया है, ये जरूर है। तो हमको यहाँ पर निश्चित रूप से हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह था वो किस प्रकार से इस पूरे रूप में आता है, और ओम के नियम से हमने तादाद स्थापित कर दिया। इस प्रकार से हमने आज इसको देखा। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो मैंने बताया था उस पर आगे चर्चा करते हैं। तो अब विद्यार्थियों देखते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा था कि दो जो हमने संकेत उपयोग किए, एक टाउ और एक VD, इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपवाह वेग की। अपवाह वेग आप देख सकते हैं, अपवाह वेग क्या होता है कि जो चालक का वैद्युत क्षेत्र होता है वो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है।
बल्कि उनकी लंबाई, चालक की लंबाई के अनुदिश एक छोटा औसत वेग दे पाता है, जो चालक के भीतर इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति के ऊपर आरोपित होता है। इसी औसत वेग को अपवाह वेग या अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसे हम Vd से प्रदर्शित करते हैं, जैसा आपने देखा है। तो ये स्पष्ट हो गई परिभाषा, मैंने आपको दोबारा से स्पष्ट कर दी। ये है अपवाह वेग की परिभाषा। अब दूसरी परिभाषा जल्दी समझ लेते हैं। टाउ से मैंने व्यक्त किया था विश्रांति काल को, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? चालक के भीतर जो इलेक्ट्रॉनों का संघट्ट होता है आयनों से, तो इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमिक या क्रमागत संघट्ट के बीच लगने वाले औसत समय को हम क्या कहते हैं? वो हम बताते हैं, उसको विश्रांति काल कहा जाता है। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो आपने ये दोनों अवधारणाएं जल्दी से समझ ली हैं। अब हम आगे गतिशीलता की बात करेंगे। तो विद्यार्थियों, जैसा आप देख सकते हैं कि गतिशीलता के बारे में हमको जानना है, और जैसा कि हम सब ने अभी तक जान लिया है कि चालकता आवेश वाहकों द्वारा उत्पन्न होती है, और जो ये आवेश वाहक हैं वो धातुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयनित गैसों में धन आवेशित आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, और विद्युत अपघट्यों में धनायन और ऋणायन ये दोनों हो सकते हैं। तो इस प्रकार से उसी क्रम में हम एक राशि, जिसको आपने देख रहे हैं कि गतिशीलता को हम परिभाषित कर सकते हैं, गतिशीलता को हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, कह सकते हैं कि प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र में अपवाह वेग के परिमाण को हम गतिशीलता कहते हैं। म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर मॉड Vd अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई आपने लिखा हुआ है। और अगर इसका आप मात्रक देखना चाहेंगे तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा? इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। इसका व्यवहारिक मात्रक अगर हम देखें तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड होगा, और जो मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड है, ये इसके व्यवहारिक मात्रक का 10 की घात 4 गुना होता है। एक और बात, गतिशीलता सदैव धनात्मक होती है। एक चीज और आप देखें, गणना आपको दिखाई दे रही है। हमको पता है कि अपवाह वेग का मान, अपवाह वेग Vd का मान स्मॉल ई टाउ कैपिटल ई अपॉन एम के बराबर होता है। टाउ विश्रांति काल है। उस तरीके से अगर हम गणना करें तो गतिशीलता म्यू जो हमको प्राप्त होती है वो प्राप्त हो जाती है स्मॉल ई टाउ अपॉन एम। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, टाउ विश्रांति काल है। इस प्रकार से हमको गतिशीलता के बारे में जो जानना था वो हमने जान लिया है। अब हम आगे चलेंगे और आज के अगले शीर्षक पर चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं ओम की नियम की सीमाएं, जो आज हमने आपको एक शीर्षक बताया था उसकी ओर चलते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जो ओम का नियम है वो पदार्थों के एक विस्तृत वर्ग के लिए मान्य है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे पदार्थ और युक्तियां हैं वैद्युत परिपथों में जो प्रयोग की जाती हैं, जहां पर आकर के V और I, V का मतलब कैपिटल V जिसको हमने विभवांतर कहा था, और I धारा के बीच जो अनुपातिकता है वो समाप्त हो जाती है। अर्थात ये कहें कि इसमें विचलन हो जाता है, और जब ये विचलन होता है तो निश्चित रूप से वो परिपथ जो होते हैं उनमें ओम के नियम का यथावत पालन नहीं होता है। सामान्य तौर पर हम देखें तो ये विचलन एक से अधिक तरीकों का हो सकता है। हम यहाँ पर 3 तरीके के विचलनों की चर्चा आपसे करेंगे। जो प्रथम तरीके का विचलन है उसको आप ग्राफ में देख सकते हैं। वो इस तरीके का विचलन है जहां पर कैपिटल V और I की अनुपातिकता समाप्त हो गई है। क्या होता है आप देखेंगे, सामान्य तौर पर हमने जब ओम का नियम पढ़ा था तो उसमें हमको पता है V और I के बीच ग्राफ एक सीधी रेखा आना चाहिए। अब यहाँ जो आप ग्राफ देख पा रहे हैं उसमें आप देख पा रहे हैं कि बिंदुआंकित रेखा है और एक सतत रेखा है। तो जो हमारे पास बिंदु से रेखा दिखाई गई है, बिंदुआंकित रेखा है, वो हमारे पास ओम के नियम को व्यक्त करती है, और जो सतत रेखा है वो एक अच्छे चालक के लिए V और I के बीच ग्राफ को प्रदर्शित करता है। देखेंगे वो विचलन आपको साफ यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहा है। तो पहले प्रकार का ये विचलन हमको यहाँ पर प्राप्त होता है। अब आइए चलते हैं जो द्वितीय प्रकार का विचलन है वो किस प्रकार से हमको प्राप्त होता है। तो जो द्वितीय प्रकार का विचलन है उसको आइए देखते हैं। तो अब आप देखें इस दूसरे ग्राफ में हम आगे बढ़े उसके पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि जो V और I के बीच अनुपातिकता है ये जो निर्भर करती है, ये निर्भर करती है हमारे पास जो V है, हमारे पास V के चिन्ह पर निर्भर करती है। V अर्थात विभवांतर के चिन्ह पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि हम V का कोई मान लें,
v का कोई मान लें और उसके लिए हमको अगर धारा कैपिटल I प्राप्त होती हो, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं ऊपर के हिस्से में ग्राफ के, v के किसी मान के लिए हमको धारा I प्राप्त होती हो और v का परिमाण मैग्नीट्यूड वही रखें, स्थिर रखें, लेकिन दिशा बदल दें। आप देखें नीचे के हिस्से में ग्राफ के दिशा अगर बदल दें तो वास्तुतः अब हमको उतनी ही धारा प्राप्त इस दिशा में नहीं होती है, अर्थात समान परिमाण की धारा अब हमको दिशा बदलने पर, v की दिशा बदलने पर प्राप्त नहीं हो रही है। ये विचलन हमको एक यहां देखने में प्राप्त हो रहा है। सामान्य तौर पर इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आप डायोड में देख पाएंगे, जिसके बारे में हम आगे एक अध्याय में विधिवत तरीके से जानेंगे, समझेंगे, अध्ययन करेंगे। तो ये द्वितीय प्रकार का विचलन था। अब विद्यार्थियों एक तृतीय प्रकार का विचलन भी हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे, जो ओम के नियम के अंतर्गत, जो उनकी सीमाओं के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं उसमें देखें। तो तृतीय प्रकार का विचलन क्या हो सकता है? तृतीय प्रकार के विचलन में हम देखें एक नया ग्राफ आपके सामने यहां प्रदर्शित हो रहा है। इस ग्राफ में आप देखेंगे कि कैपिटल V और कैपिटल I यानी कि विभवांतर और धारा के बीच संबंध एकमात्र संबंध नहीं है, यानी कि यूनिक नहीं है। ये ऐसा नहीं होगा, अर्थात जो हमारे पास केवल I के लिए एक ही मान V का प्राप्त हो, हमारे पास ऐसा नहीं होता है। अर्थात एक ही धारा I के लिए हमको V के एक से अधिक मान भी प्राप्त हो सकते हैं। आप देखें, आपको चित्र में दिखाई देगा कि I के एक ही मान के लिए V के हमको एक से अधिक मान प्राप्त हो रहे हैं। आप देखेंगे अरैखिक क्षेत्र में हमको मान प्राप्त हो रहा है और उसके बाद ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र में मान प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से एक ही I के मान के लिए हमको दो V के मान प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमको एक विचलन दिखाई देता है। इस प्रकार से हमने ये देखा कि कभी ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमारे पास युक्तियों में, पदार्थों में ओम के नियम से विचलन हमको दिखाई देता है, और ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम अनोमीय परिपथ कहते हैं। तो हमने आज ओम के नियम की सीमाओं के बारे में भी यहाँ पर अभी जान लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और आपके लिए एक अभ्यास का प्रश्न है, उसके ऊपर आएंगे। तो चलते हैं अभ्यास के प्रश्न की ओर। तो विद्यार्थियों, आपके समक्ष एक प्रश्न है जो अभ्यास आपको करना है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इसमें हमारे पास समय दिया है, तार का व्यास दिया हुआ है और आपको अपवाह वेग की गणना करनी, उसमें और भी चीजें दी हुई हैं। आपको आवेश भी ज्ञात है, तो आप थोड़ा सा मन मस्तिष्क पर जोर डालेंगे। आज जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है उसको अगर आप ध्यान से मनन करेंगे तो निश्चित रूप से ये प्रश्न आपसे हल होगा। मैं आपकी सुविधा के लिए आपको एक थोड़ी सी हिंट दे देता हूं कि अपवाह वेग और धारा में जो संबंध होता है उस संबंध का हम उपयोग करें और उस संबंध के जरिए इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर व्यास ज्ञात हो तो हम परिच्छेद का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, त्रिज्या ज्ञात करके पाई r स्क्वायर के जरिए। मैंने आपको ये भी बता दिया है। तो आशा है आप इस प्रश्न को हल करेंगे और हम लोग इसके बाद की कक्षा में फिर आपसे जुड़ेंगे। एक और आपसे जरूरी बात कहना है कि आप सब लोग दीक्षा ऐप जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है आप लोगों के लिए, उसको जरूर डाउनलोड करें प्ले